हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका फेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, अर्थात फसल तथा भंडारण के नाशजीवी तथा उनका प्रबंधन से जुड़े हुए कुछ अति विशेष प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुँच सके और उनके लिए भी यह लाभदायक बन सके। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। और आपका जो पहला प्रश्न है वो यह है कि खपरा भृंग के लक्षण, क्षति एवं महत्व, जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। खपरा भृंग जो कीट है उसके जो क्षति का महत्व और जीवन चक्र के बारे में वर्णन करना है। यदि आपकी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके उत्तर की ओर। सबसे पहले आप डालेंगे खपरा भृंग हेडिंग के रूप में। उसका लिखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका जो गण है वो है कोलियोप्टेरा। इसका जो कुल है वो है डरमेस्टिडी। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका जो गण है वो है कोलियोप्टेरा और इसका जो कुल है वो है डरमेस्टिडी। अब बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थल की कि इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ का है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो आदि स्थल भारत में ही है, परंतु यह संसार के उन सभी देशों में पाया जाता है जहाँ का तापमान 32 से 44 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। अर्थात यह जो कीट है ये जरूरी नहीं कि भारत में ही रहे, यह विश्व के हर उन देशों में पाया जाता है जहाँ का तापमान 32 से 44 डिग्री सेल्सियस रहता है। अर्थात जैसे कि भारत, अफ्रीका, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन आदि देशों में यह उचित मात्रा में मिलता है। भारत में यह लगभग सभी प्रदेशों में मिलता है। तो आशा करते हैं हम समझ चुके होंगे कि यह जो कीट है वो विश्व के उन सभी देशों में पाया जाता है जहाँ का तापमान 32 से 44 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यह भारत, अफ्रीका, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन आदि देशों में बहुत ही अधिक प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के कि इसके जो लक्षण हैं वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसका जो पहला लक्षण है वो ऐसा है कि खपरा भृंग कीट के पूर्ण विकसित भृंगक, खपरा भृंग कीट की पूर्ण विकसित भृंगक, इसको ग्रुप बोलते हैं, कत्थई रंग तथा लंबे कड़े बालों से युक्त लगभग 4.0 मिलीमीटर लंबा होता है। इसका जो दूसरा है लक्षण वो यह है कि पूर्ण भृंग छोटा गहरे कत्थई रंग का लगभग 2 से 3 मिलीमीटर लंबा होता है। अगला है कि नर भृंग का आकार में छोटा होता है और मादा का जो आकार है वो लगभग आधा या अधिक गहरे रंग का होता है। नर भृंग का जो आकार होता है वो मादा से छोटा होता है और जो मादा का आकार होता है वो नर भृंग से बड़ा होता है। अब बात करते हैं इसके क्षति एवं महत्व की। इस जो खपरा भृंग कीट है इसकी क्षति वो किस प्रकार से क्षति प्रदर्शित करता है, अर्थात जिस फसल में कीट लगता है उसमें किस प्रकार की क्षति दिखाई देती है वो निम्न प्रकार, जैसे कि गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, चना, पोस्ता दालें, पिस्ता तथा अन्य सूखे फल आदि को यह कीट क्षति पहुंचाता है। क्षति केवल भृंगक द्वारा ही होती है। इसके द्वारा सर्वाधिक क्षति जुलाई से अक्टूबर तक होती है, जब मौसम गर्म व नम रहता है। गिडार दोनों में भ्रूण अथवा अन्य किसी कमजोर भाग को काटकर प्रवेश कर जाते हैं तथा भ्रूण वाला पूरा भाग खा लेते हैं। भ्रूण वाला पूरा भाग खा जाने से बीज के उगने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा इसकी पौष्टिकता में कमी आ जाती है। इसका आक्रमण अनाज की लगभग 50 सेमी ऊपरी सतह तक सीमित रहती है। तो इसका जो क्या कहते हैं जो क्षति फैलाता है वो इस प्रकार से फैलाता है, जैसे कि यह जो गिडार दोनों में भ्रूण अथवा अन्य किसी कमज़ोर भाग, जो फसल का कमज़ोर भाग होता है उसको काटकर उसमें प्रवेश कर जाता है। उसके बाद जो भ्रूण का जो पूरा भाग होता है वो उसको खा लेता है, जिससे जो पूर्ण भाग खाने से फसल के उगने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है, जिससे कि जो फसल के जो बीज होते हैं वो उगने के लायक नहीं रहते हैं। अर्थात जो उसकी पौष्टिकता होती है उसमें कमी आ जाती है तथा इसका आक्रमण जो होता है वो अनाज की लगभग 50 सेमी ऊपरी सतह तक ही सीमित रहता है। अब बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। इसका जो जीवन चक्र होता है वो इस प्रकार होता है, जैसे कि निर्गमन के 2 से 3 दिन बाद मादा जो होती है वो मैथुन क्रिया करती है तथा इसके 1 से 3 दिन बाद अंडे देना आरंभ
कर देती है। अंडे दानों के ऊपरी अलग अलग अथवा 2 से 5 के झुंड में दिए जाते हैं। तो ये इसका जो जीवन चक्र है वो ऐसा ही जैसे कि जो निर्गमन के 2 से 3 दिन बाद जो मादा मैथुन क्रिया करती है, उसके 1 से 3 दिन के अंदर ही वो अंडे देना प्रारंभ कर देती है। अंडे दानों के ऊपर अलग अलग अथवा 2 से 5 के झुंड में दिए जाते हैं। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 120 से 150 अंडे देती है। अंडों का उष्मायान काल गर्मी में 3 से 5 दिन तथा सर्दियों में 6 से दिन तक होता है। नर डिंबक 20 से 30 दिन तथा मादा 20 से 40 दिन में विकसित हो जाती हैं। दोनों के बीच गर्भ के अंतिम निर्मोह में कोशिका बनता है। कोशित काल 4 से 6 दिन का होता है। इसकी 1 वर्ष में 4 से 5 पीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं प्रबंधन की कि इसकी जो रोकथाम के उपाय हैं वो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले गोदामों की अच्छी सफाई करनी चाहिए तथा स्वच्छ वायु के आवागमन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है कि गोदाम की दीवारों, फर्श एवं छत में मौजूद समस्त दरारों, गड्ढों एवं छिद्रों को सीमेंट भरकर साफ कर देना चाहिए ताकि कीट की कोई भी अवस्था इनमें छिपकर ना रह सके। उसके बाद अनाज की जो खलिहानों से लाकर अच्छी तरह से साफ कर तेज में धूप में सुखा लेना चाहिए ताकि उसकी जो नमी है वो 8 से 10% के से मध्य रहे, अधिक नहीं होनी चाहिए। नमी की इस प्रतिशत मात्रा पर कीट का प्रकोप कम होता है। हालांकि कीट 2.5% नमी की मात्रा में भी नुकसान कर सकता है। अनाज की जो बोरियां हैं वो लकड़ी के पाटों पर तथा दीवार से 50 सेमी की दूर पर रखनी चाहिए। तो अनाज की जो बोरियां हैं वो कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, वो 50 सेमी की दूरी पर रखनी चाहिए। उसके बाद जो अनाज को जो नीम की निम्बोली के चूर्ण के साथ 100:1 के अनुपात में मिलाकर भंडारित करने से कीट का जो प्रकोप होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। उपयुक्त सावधानियां रखने के पश्चात भी जो भंडार गृह हैं उनमें मौजूद कीटों के नुकसान के लिए IDCT मिश्रण इथाइलीन डाई ब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड का 30 से 40 किलोग्राम प्रति 100 घन मीटर के हिसाब से मिथाइल ब्रोमाइड 3.5 किलोग्राम प्रति 100 घन मीटर या इथाइलीन डाई ब्रोमाइड, इसे को शॉर्ट में बोलते हैं EDB, को 3 मिलीलीटर प्रति क्विंटल अनाज की दर से प्रयोग कर रोका जा सकता है। इनका इस्तेमाल पीसे खाद्यान्नों पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 यह है कि बरूथीनाशी क्या है। बरूथीनाशी क्या है, तो सबसे पहले बता दें कि बरूथीनाशी क्या है। तो वे रसायन जो पादप भक्षी बरूथियों को मारते हैं उनको बरूथीनाशी कहते हैं। तो बरूथीनाशी किसे कहते हैं, तो वे रसायन जो पादप भक्षी बरूथियों को मारते हैं उनको बरूथीनाशी कहते हैं। अब बात करते हैं जो बरूथीनाशियों की अगर टिप्पणी के बारे में पूछा जाए कि टिप्पणी कीजिए या वर्णन कीजिएगा तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो जो बर्थियाँ पौधों की पत्तियां, कलियां एवं फूलों का रस चूसकर उनमें कई प्रकार की बीमारियां भी फैला देती हैं। इनका माप बहुत छोटा होता है, उतनी ही संख्या में ज़्यादा होती हैं, वह बहुत हानि पहुंचाती हैं। इनको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। इनके नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम गंधक का प्रयोग सन 1920 में शुरू हुआ था, जो कि अब तक चला आ रहा है। इसके पश्चात क्लोरोनित हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग शुरू हुआ व कई अन्य बरूथीनाशियों का संश्लेषण भी हुआ, जैसे कि डाइकोफाल, क्लोरोजेमजिलेट व कार्बोफिनोथियोन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। जो प्रश्न नंबर 3 में यह पूछा गया है कि कीटनाशी संरूपण का वर्णन कीजिए। कीटनाशी संरूपण का वर्णन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होने वाला है कि कीटनाशियों को सुगमता से प्रयोग में लाने हेतु कई संरूपणों में रूपांतरित किया जाता है तथा किसी भी कीटनाशी के सफल प्रयोग के लिए उपयुक्त कीटनाशी संरूपण जरूरी होता है। जैसे कि कीटनाशियाँ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। संरूपण ठोस व द्रव रूप में उपलब्ध है, जिनका संक्षिप्त जो वर्णन है वो इस प्रकार से दिया गया। जो ठोस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कीटनाशी धूलि। इसमें कीटनाशी की सांद्रता 0.1 से लेकर 25% तक हो सकती है। धूलि सामान्यतः 2 से 5 एवं 10% चूर्ण के बाजार
में उपलब्ध होती है। इसका उपयोग प्रातःकाल करना अधिक लाभकारी होता है। अब जो दूसरा है वो यह है दानेदार कीटनाशी। इस संरूपण को कीटनाशी निहित असक्रिय पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। दानों का आकार 0.25 से 2.38 मिलीमीटर परिधि का होना चाहिए। यह होता है। इन दानों में 2 से 10% तक कीटनाशी की मात्रा हो सकती है। इनको भूमि अथवा पौधों पर छितराकर प्रयोग में लाए जाते हैं। इस हेतु पानी की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसके लिए जो पानी की आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है घुलनशील चूर्ण। तो लगभग सभी कार्बन कीटनाशी जल में अघुलनशील होते हैं, जिसके कारण शीघ्र ही यह पैंदे पर बैठने लगते हैं तथा इसमें एक आर्द्रक को साथ में मिलाते हैं जो इनके कणों को पानी में घोले रखता है। सामान्यतः इस संरूपण में 25, 40 व 50% कीटनाशी की मात्रा उपस्थित रहती है। इसके बाद जो इसकी क्रियाशीलता होती है वो 1 से 2% पृष्ठ सक्रिय भिगोने वाले अथवा विस्थापित करने वाले कारकों को मिलाकर बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं द्रव संरूपण की। जो पहला है वो है पाइसीकरणीय। क्या है? पाइसीकरणीय। तो सांद्र पाइसीकरणीय सांद्र कीटनाशियों का एक सामान्य संरूपण होता है जो कीटनाशी स्केल विलायक तथा पाइसीकारकों के मिश्रण से बनाया जाता है। पाइसीकारक इस विलयन अर्थात घोल को स्थिरता, गीला करने एवं फैलने के गुण प्रदान करता है। जब इसे जल में मिला दिया जाता है तो ऐसा पायस में परिवर्तित हो जाता है जैसे कि तेल को जल में मिला दिया गया हो। फसलों को उपचारित करने के लिए जल्दी से विघटित होने वाले सांद्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उपचारित भाग पर कीटनाशी के विषाक्त अवशेषों में कमी आ सके। अब बात करते हैं विलयन की। तो वे संश्लेषित कार्बनिक कीटनाशी जो जल में विलयशील नहीं होते हैं उनका उपयोग कार्बनिक विलायकों जैसे कि तेल, ईथर अथवा पैराफिन तेल में मिलाकर किया जाना चाहिए और इनका ज्यों का त्यों सीधा उपयोग घरेलू कीटों, मच्छरों तथा जलीय कीटों के नियंत्रण हेतु हस्त फुहाकर द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे कि फिनिट। उसके बाद बात करते हैं सांद्र कीटनाशी द्रव। तो यह कीटनाशियों का एक ऐसा द्रव संरूपण है जिसमें जल मिलाकर इसकी शक्ति को तनु नहीं किया जा सकता है तथा इससे बहुत ही निम्न घनत्व में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि फास्मेमिडान या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में विलयन तथा मेलाथियान का 95% सांद्र कीटनाशी द्रव होता है। अब बात करते हैं वायु विलय की। तो कीटनाशियों की सूक्ष्म कणिकाएं हैं जो हवा में धुंध या कोहरा के रूप में झूलते रहते हैं। उच्च दाब पर छिद्र से निकलने वाली गैस तीव्रता से वाष्पित होते हुए हवा में कीटनाशी की सूक्ष्म कणिकाओं को छोड़ देती हैं, जो धीरे धीरे फसलों पर जम जाती हैं। वह ऐसी विषाक्त पत्तियों को खाकर नासी कीट मर जाते हैं। वह वायु विलय एरोसॉल का उपयोग हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर से किसी बड़े क्षेत्र में कीट विशेष के नियंत्रण हेतु छिड़काव किया जाता है। उदाहरण टिड्डी का प्रकोप इत्यादि। अगला है ध्रुमक। जो ध्रुमक होता है यह कीटनाशियों की वाष्पशील अवस्था को ध्रुमक कहा जाता है। तो ध्रुमक क्या है? तो कीटनाशियों की वाष्पशील अवस्था को ध्रुमक कहते हैं। ध्रुमक वे संरूपण हैं जिनमें दाब के अंतर्गत द्रव अवस्था में रखा जाता है। इनका प्रयोग संचायित अनाज के भंडार गृहों, कोठियों, गोदामों एवं जहाज के लादने में किया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोलियां। उसके बाद बात करते हैं कीटनाशी उर्वरक मिश्रण की। तो बुवाई के समय कीटनाशियों तथा उर्वरक को मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है, जिससे भूमि में उपस्थित नाशक कीटों का नियंत्रण हो सके। अब बात करते हैं कीटनाशियों के मिश्रित संरूपण की। तो आजकल 2 या उससे अधिक कीटनाशियों के सक्रिय घटकों के मिश्रण से बने हुए संरूपण का प्रचलन बहुत तेजी से हो रहा है। इस प्रकार के संयोजन को संयुक्त क्रिया के नाम से भी जाना जाता है और इनमें संयुक्त अविसालु क्रिया होती है। इनमें कौन सी क्रिया होती है? तो इनमें अविसालु क्रिया होती है।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।